हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये देखिए आपका फर्स्ट पेपर है और ये जो चैप्टर नंबर 4th चल रहा था। ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि जो 4th चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो देखिए इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, यानी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। और इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्लास स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर क्लासेस देख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए आप नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो देखिए इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, तो समझिए 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद, यानी भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन माना गया। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता तथा नागरिकों में अधिकार एवं कर्तव्यों की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर विशेष बल दिया गया। तो देखिए ये तो हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन समझा। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे हम समझते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। ठीक है, अब देखिए विश्वविद्यालय आयोग बनाए गए। तो भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। कब किया गया? 4 नवंबर 1948, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को स्नातक, स्नातकोत्तर यानी देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध के रूप में विभाजित करने की सिफारिश की। ठीक है, स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष, यानी देखिए जो पहले था स्नातक 3 वर्ष का था, यानी 3 इयर्स लगते थे, लेकिन अब इसमें अगर प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो अब 4 साल का हो गया है स्नातक। तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई, यानी पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हैं, यानी जैसे बीए किया या बीएससी किया। ठीक है, तो ये तो देखिए आपका ग्रेजुएशन हुआ, ये क्या हुआ? आपका ग्रेजुएशन। और इसके बाद अगर आपने देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी या तो आप एमए, अगर आप आर्ट्स से हैं तो एमए करेंगे, अगर आप साइंस से हैं तो देखिए एमएससी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रेजुएशन था आपका 3 साल का रखा गया और जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो रखा गया 2 साल का। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। तो चलिए आगे समझते हैं। आयोग ने व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल दिया, यानी किस प्रकार की शिक्षा पर विकास किया गया? देखिए व्यावसायिक शिक्षा, कॉमर्शियल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों एवं महाविश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। यानी देखिए इसमें यह सुझाव दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं। फिर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय भी खोले गए जिससे कि आगे की पढ़ाई की जा सके। तो चलिए हम आगे अब समझते हैं। अगला है देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। ठीक है, इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। अगर देखिए क्वेश्चन आएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग से आप क्या समझते हैं या इसके बारे में लिखिए, या आ सकता है कि मुदालियर आयोग क्या है इसके बारे में समझाइए या इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बस आपको जो हम बता रहे हैं बस यही लिखना है। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाना था। यानी इसमें देखिए ये ध्यान दिया गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है, ठीक है, उसको काफी उपयोगी बनाया जाए, मतलब उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आयोग ने प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। यानी आयोग ने जो ये आयोग बनाया गया इसमें ये सिफारिश की गई कि माध्यमिक जो शिक्षाएं है, यानी जो इंटर कॉलेज हैं, ठीक है, इनकी स्थापना की जाए। पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित बनाने तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक
व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने और परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को महत्व देने पर भी बल दिया गया। यानी इसमें देखिए बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया और जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें सुधार, यानी पहले देखिए जैसे अतिलघुत्री क्वेश्चन, लघुत्री क्वेश्चन और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होते थे परीक्षा में, लेकिन ये सिफारिश की गई कि अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी शामिल किए जाएं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, देखिए शिक्षा आयोग, यानी इसे ही कहा जाता है कोठारी आयोग। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 1964। तो देखिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन यानी दोबारा से इसका गठन किया जाए। आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की। तो देखिए ये जो 10+2 है, 10+2+3 ये क्या है? इसका मतलब है देखिए पहले बच्चा देखिए कक्षा 1 से लगाकर 10 तक पढ़ेगा, 10 से फिर 2 साल और पढ़ेगा तो देखिए कक्षा 10 से लगाकर 12 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो 12th पास कर लेगा। और 12th के आगे देखिए जो 3 साल ये होंगे उसके ग्रेजुएशन के यानी स्नातक के। ठीक है, इसे ही कहा गया 10+2+3। ठीक है, यानी 12th 10+2 12वीं तक पढ़ाई पूरी होगी, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन यानी स्नातक। तो चलिए देखिए प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा की आधारशिला माना गया, यानी जो शुरुआती शिक्षा थी यानी प्राथमिक शिक्षा उसको आधारशिला माना गया, यानी उसे फाउंडेशन माना गया। ठीक है, तथा शिक्षक को बालक का सच्चा मार्गदर्शक बताया गया। आयोग ने निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र तथा विद्यालय प्रबंधन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई वर्ड ऐसा हो जो कठिन हो। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको आप समझेंगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और देखिए इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए आगे हम समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सन 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई, इसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। ठीक है, व्यवस्था की गई। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया, यानी जो विद्यालय थे उनमें क्षेत्रीय भाषाएं शामिल की गई, जिससे कि बच्चों को देखिए आसानी से समझ में आ सके और वो पढ़ाई को ध्यान में रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। त्रिभाषा सूत्र को अपनाने, समान विद्यालय प्रणाली की शुरुआत करने तथा परीक्षा प्रणाली को व्यावसायिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाने की सिफारिश की गई। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इससे पहले थी देखिए 1968, यानी दोबारा फिर बनाई गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस नीति के इस नीति में शिक्षा के साथ साथ उसकी कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार तथा शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का न्यूनतम 6% व्यय करने पर बल दिया गया। यानी जो राष्ट्रीय आय थी उसका 6% शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो देखिए आचार्य राममूर्ति समिति। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए सन 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। इस समिति ने बाल देख रेख, बाल मतलब बालक बच्चों, ठीक है, देख रेख एवं प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देने, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा शिक्षा व्यय को बढ़ाने की सिफारिश की। समिति ने महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया। तो देखिए इस समिति में ये बात की गई कि जो महिला शिक्षक हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर बात की गई।
क्योंकि देखिए जो महिला शिक्षक होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा छोटे बच्चों को अच्छे से संभाल कर, ठीक है, उनकी देखभाल कर और उनको अच्छे से पढ़ा सकती हैं, ये माना गया है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें देखिए आपको हर स्कूल में महिला शिक्षक जरूर मिलेंगी। मेल टीचर की संख्या भले ही कम हो लेकिन फीमेल टीचर की संख्या ज्यादा होती है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है, यानी दोबारा संशोधित किया गया, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। तो देखिए आचार्य राममूर्ति समिति एवं जनार्दन रेड्डी समिति की रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया, ठीक है। इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा गया। इस नीति में शिक्षा की कार्य योजना में परिवर्तन किए गए तथा शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट है देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। तो देखिए इसमें क्या है, भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाने के उद्देश्य से 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा थे। इस आयोग का उद्देश्य शिक्षा, ज्ञान और नवाचार के माध्यम से देश के विकास को गति देना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 2009 में प्रस्तुत की, ठीक है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि ये कभी भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, 86 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शुरू के माध्यमिक शिक्षा आयोग। चलिए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसको ही कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी NEP 2020, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा सन 2020 में लागू की गई। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेती है। यानी जो ये राष्ट्रीय नीति बनाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये किसका स्थान लेती है? 1986 में जो बनाई गई थी उसका, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को सर्वांगीण, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना था। NEP 2020 में रटंत प्रणाली के स्थान पर समझ आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। यानी इसमें देखिए जो पहले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रटवाया जाता था, तो इसको देखिए हटाया गया कि बच्चों को रटवाया ना जाए, उनको इस हिसाब से एजुकेशन दी जाए, इस हिसाब से शिक्षा दी जाए कि वो देखिए समझ सकें। और अगर आप समझ लेंगे तो देखिए रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने तथा विद्यार्थियों में नैतिक, बौद्धिक एवं व्यवहारिक विकास करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो आगे देखिए इस नीति के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा की संरचना को, यानी 10+2 के स्थान पर, पहले देखिए विद्यालय संरचना कैसी थी, 10+2 यानी 10 से 12वीं तक के स्थान पर 5+3+3+4 कर दिया गया। इसका मतलब हम अभी समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण को बढ़ावा दिया गया। पाठ्यक्रम को लचीला एवं बोझ रहित बनाने पर बल दिया गया। यानी इसमें यह बताया गया कि देखिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को बोझ ना लगे, वो आसानी से समझ सकें और पढ़ाई को देखिए बोझ ना समझें। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करते हुए परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। और देखिए इस हिसाब से सुधार किया जाए कि देखिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादा बच्चों पर तनाव ना आए, ठीक है, तनाव रहित वो परीक्षाएं दे सकें। इसलिए अब हम समझते हैं, देखिए ये 5+3+3+4, ये देखिए कौन सी पॉलिसी है, यानी ये इसमें कैसे शिक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। तो देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेज होगी ये 5, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। ये 5 साल बच्चा देखिए फाउंडेशन स्टेज में होगा, जिसमें से देखिए 3 साल तक केवल वो प्ले स्कूल में रहेगा, यानी केवल खेलेगा कूदेगा, ठीक है। बस ना कोई एग्जाम देना है ना परीक्षाएं देनी है, बस उसको जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाएगा उसका नाम लिखवाया जाएगा, ठीक है। वही जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आंगनबाड़ी केंद्र वाले जो स्कूल होते हैं, तो उसमें बच्चा 3 साल तक
वहाँ रहेगा। फिर देखिए 2 साल, ये जो 5 साल होते हैं इसी में के 2 साल, 2 साल बच्चा देखिए अब जब कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा, ठीक है? लेकिन इसमें अभी परीक्षाएँ या कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये 5 साल हो गए, इसे कहा गया फाउंडेशन स्टेज। अब देखिए ये 3, तो इसमें देखिए इसे कहा गया प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ये देखिए सेकंड स्टेज है, इसमें बच्चा 3 साल तक रहेगा। तो इसमें 3 साल में क्या-क्या पढ़ेगा? वो कक्षा 3 से लगाकर 5 तक, यानी ये 5वीं कब पास करेगा? यानी प्रिपरेटरी स्टेज में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, थर्ड स्टेज है मिडल स्टेज। इसमें देखिए 3 साल तक बच्चा रहेगा, यानी 3 साल तक इसमें क्या पढ़ेगा, देखिए 6 से लगाकर कक्षा 8 तक पास करेगा। फिर देखिए फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, इसमें देखिए बच्चा रहेगा 4 साल तक। अब देखिए 9 से 12 तक, यानी 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, 11 पढ़ेगा और 12 पढ़ेगा, ठीक है? इसे ही कहा गया देखिए 5+3+3+4 एजुकेशन पॉलिसी। देखिए पहले क्या था, जब बच्चा देखिए 5 साल का हो जाता था तब उसकी पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन अब क्या है, जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाएगा, ठीक है, बस 3 साल से ही इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो उसमें देखिए 2 साल तो, 3 साल तो केवल वो खेलेगा कूदेगा, ठीक है, और कक्षा 1 2 पास करेगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरी स्टेज में वो 3 से 5 पास करेगा, और तीसरी स्टेज में वो 6 से 8 यानी जूनियर क्लास पास करेगा, और फोर्थ स्टेज में वो 12वीं पास करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये देखिए अगर डीएलएड के तो लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ये सीटेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।